क्विक रिवीजन कि कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उसके बाद आपके होमवर्क के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक्स, न्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने यहाँ पे सबसे पहले शुरू किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ था। सो एनी पॉलिनोमियल ऑफ द, जिसमें हमने देखा था एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0, इन सब तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर हमने बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बोला गया है कि जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के बराबर करते हो, जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट के इक्वेट करते हो, तब आपको मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to 0 where p of x is a polynomial of degree 2, जहां पे p of x आपका एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है और c आपका एक कांस्टेंट है, उस तरीके के केसेस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक इसमें यहाँ पे जहां भी दिक्कत होगा ना प्लीज आप इंस्टेंटली एक बार पूछ लीजिएगा। दिव्यांशु एज ऑफ नाउ प्लान नहीं है कुछ। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे पॉलिनोमियल में रहता था ax square plus bx plus c, यहाँ पे क्या होगा एक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ax square plus bx plus c is equal to 0 रहता है। तो बेसिकली हम राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रखते हैं, अगर कोई कांस्टेंट होता भी है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तब जाकर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। यहाँ पे अगेन एबीसी हमारे रियल नंबर्स होंगे एंड a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a को हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं, b को हम x का कोफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट होता है। फिर हमने बात किया था रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे वी डिस्कस कि रूट होते क्या है। तो वो बेसिकली आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर देगा जब आप x की जगह पे एक ऐसा नंबर डाल दो ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे अल्फा को डाला गया, अगर अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है इस इक्वेशन का, तो उस केस में जब आप x के जगह पे अल्फा डालोगे, x के जगह पे अल्फा डालोगे तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। ठीक है, x के जगह पे अल्फा डालोगे तो LHS विल बी इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है a quadratic equation can have two distinct real roots, two equal roots or two distinct, हाँ, और रियल रूट्स में नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इसके 3 केसेस होते हैं। इसके सबसे पहले तो मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। अब मैक्सिमम 2 बोलने का मतलब है या तो 2 होगा या 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। तो जब 2 रूट्स होते हैं तब हम उनको कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब दोनों रूट्स बराबर होते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं टू इक्वल रूट्स, और जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। ग्राफिकली रूट्स का मतलब क्या होता है? ये तो एल्जेब्रिकली हो गया ना, ये जो हम बात के ऊपर ही एल्जेब्रिकली हो गया। ग्राफिकली इसका मतलब क्या है? तो ग्राफिकली द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द पॉइंट्स, वो एक्चुअली में पॉइंट्स है जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है। तो जब उस इक्वेशन में से आप पॉलिनोमियल को निकालोगे और उस पॉलिनोमियल का जब ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां भी कट कर रहा होगा वो पॉइंट्स ही हमारे रूट वाले पॉइंट्स होते हैं। सर अगर 2 नंबर्स रूट में है तो एक निकल जाता है ना? मैं समझा नहीं निहारिका इस चीज को, कैन यू गिव एन एग्जांपल? समझा नहीं इस क्वेश्चन को। अगर 2 नंबर्स रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं, एक नंबर बाहर आता है। बट इफ यू आर सेइंग समथिंग एल्स, अच्छा वही कह रहे हो तब ठीक है। ओके, एक बार मैं इसको, ये वाला जो सिनेरियो दिख रहा है ना, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स और रियल रूट्स में नॉट एग्जिस्ट, एक बार मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे क्या कहते हैं अपने, एक बार वापस से आपको एक दिखा देता हूँ डेस्मोस पे। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने पहला ग्राफ दिख रहा होगा आपको, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पे क्या दिख रहा है?
ये कहां पे कट कर रहा है? सो इट इज कटिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है कि नहीं? दो अलग अलग पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब अगर हम इसको चेंज कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर दे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर दे, तो अब ये क्या हो रहा है? अब ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, हमको एक्स एक्सिस पे देखना है, हमको वाई एक्सिस पे नहीं देखना है। तो अब ये कहां पे कट कर रहा है? अब ये कट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो हमने जब लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये कट कर रहा है ओनली वन पॉइंट। एंड फाइनली जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे नो पॉइंट, ठीक है, हम बोलेंगे नो पॉइंट। तो बेसिकली अब यहां से समझ में ये आना चाहिए कि अच्छा वो जो दो राकेश जी वो बेगूसराय ही होगी। सो बेसिकली जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर है। तो आप यहां पे बोलोगे, आप यहां पे बोलोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट्स बन रहे हैं? तो ये बन रहे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। वन वन पॉइंट वाले को क्या बोलोगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोलेंगे। और नो पॉइंट मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका मतलब हुआ नो रियल रूट एग्जिस्ट। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर इसको टू इक्वल रूट्स क्यों बोलते हैं? राइट, आपके दिमाग में ये बिल्कुल आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में इसको हम टू रियल रूट्स क्यों, टू इक्वल रूट्स क्यों बोलते हैं? तो गाइस द रीजन इज दिस इज एक्चुअली x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 की बात करूं, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 के केस में क्या हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस 4 के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। जब आप पहला वाला को इक्वल टू 0 करते हो, तो आपको यहां से x का वैल्यू मिलता है -2, और जब आप दूसरे वाले को इक्वल टू 0 करते हो, तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो यहां से मिलता है हमको x इज इक्वल टू +2। तो कहने के लिए वहां पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग वैल्यूज निकल कर आए हैं, इसीलिए बोला जाता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पे क्या हुआ? जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू आएगा -2, और जब आप इसको भी इक्वल टू 0 करोगे तब भी आपका x का वैल्यू आएगा -2, राइट। दोनों जगह पे मेरे को -2 ही आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसीलिए हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। कोई डाउट, कुछ पूछना है आप लोगों को यहाँ पे? एनीवन टेल मी, कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में तो क्लियर कीजिए। निहारिका सर पूछ रही है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि इक्वेशंस का स्क्वायर है? निहारिका, हम आगे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, पिंकी कुछ पूछ रही थी। सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जीरोस नहीं होगा? एक्स स्क्वायर रूट प्लस 4 का मतलब नहीं? जीरो, हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका सिंपल सा अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है? एक्स के जगह पे हम ऐसा नंबर डालेंगे ना, गुड इवनिंग युवराज, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम एक ऐसा नंबर डालेंगे जिसके कारण एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 के बराबर हो। आप खुद बताओ पिंकी, क्या आपके पास कोई एक ऐसा एक्स का वैल्यू है? क्या आप यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू बता सकते हो? सोचो। निहारिका कह रही है 0x, चलो निहारिका 0 पुट करो। सर नो सर, वो इंफिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का कोई बात ही नहीं है। देखो अल्टीमेटली अभी अगर हम बात करें
तो लेट्स से ये x स्क्वायर प्लस 4 को हमने p ऑफ x नाम दे दिया, ठीक है। अब निहारिका कह रही है कांस्टेंट कि हो 0, जाएगा 4। हाँ निहारिका कह रही है 0। अब अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 4, 0 स्क्वायर प्लस 4 कितना हुआ, 4 ही रह गया ना, नहीं आया, मतलब इसका मतलब क्या है, नहीं होगा, राइट। जब पीछे वाले केसेस में हमने देखा था, जैसे x स्क्वायर माइनस 4, जैसे यहां पे आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4, तो यहां पे जब हम p ऑफ x को x स्क्वायर माइनस 4 लिए हैं, और यहाँ पे जब आप ये पॉइंट्स रख रहे हो, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है -2, तो जब आप x के जगह पे 2 रख रहे हो तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 2 का स्क्वायर -4, और 4 - 4 0 हो गया। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, p ऑफ -2, ये हो गया -2 का स्क्वायर -4, तो ये भी 4 - 4 0 हो गया, दिख रहा है ना। तो 0 होता क्या है, 0 एक एक्चुअली एक ऐसा नंबर होता है जिसको पुट करने के बाद वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे x के जगह पे जब हम 2 या -2 रख रहे हैं तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसलिए हम बोल पाते हैं कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। लेकिन x स्क्वायर प्लस 4 के केस में क्या था, x स्क्वायर प्लस 4 के केस में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके, जहां जहां पे आप पुट करने के बाद आपको 0 मिल रहा है, ऐसा कोई भी केस नहीं था। आ रही बात समझ में गई जब सबको, ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, कुछ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीवन। फिर से बताऊं, आई वाज सेइंग दैट व्हाट इज, सबसे पहले निहारिका बताओ अनम्यूट करके, व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, टेल मी। दिस इज समथिंग विच यू हैव लर्नड इन क्लास 9th आल्सो, और हमने क्लास 10th में भी जो शुरू किया चैप्टर पॉलिनोमियल्स उसी के ऊपर है। मेरे को बताओ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। What happened? What is zero of polynomial? Because अल्टीमेटली रूट्स का कहीं ना कहीं लेना देना जीरोस है, तो जीरोस का कॉन्सेप्ट हम इधर नहीं पढ़ते, हम उसको 9th में ही पढ़ लेते हैं और 10th में फिर रिवाइज भी करते हैं। याद है या भूली हुई हो? नहीं, ठीक से याद नहीं है फिर मतलब आपको। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि ये मेरा मान लो ये p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अभी हमने एक पॉलिनोमियल लिया है x स्क्वायर माइनस 4 जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x से, ठीक है। हमने एक नॉर्मल पॉलिनोमियल लिया है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x से। अब यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 4। 1 स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 - 4 -3। तो हम अब यहाँ पे बोलते हैं कि -3, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, -3 इज द वैल्यू, -3 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो x के जगह पे 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है -3, ठीक है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पे आप x के जगह पे एक ऐसा वैल्यू डालते हो, जहां पे आप x के जगह पे एक ऐसा वैल्यू डालते हो जिसके बाद, जैसे हम यहाँ पे पहले x के जगह पे हमने रखा लेट्स से 2, तो x के जगह 2 रखने के कारण ये हो गया 2 का स्क्वायर -4 जिसकी वैल्यू आ गई 0। तो जब आपने x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखी जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, तो उस केस में x की जगह पे जो वैल्यू आपने रखा था
उस वैल्यू को बोला जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 रखा और मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया 0, तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे 2 इज द जीरो ऑफ px, 2 इज द जीरो ऑफ px, ठीक है। ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वाह वाह वाह, लोगों ने खूब अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं। अच्छा, काश मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके चैट दिखा पाता। अंकित और दिव्यांशु दोनों की तरफ से जो मुझे आंसर आया ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, वो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आप लोगों ने नेट से कॉपी किया है। और रुको, मैं आपका चैट का, जैसे अभी मैं अंकित के चैट को कॉपी कर रहा हूं और लेट्स से यहां पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। आ गया अंकित, आ गया ना, डिट्टो वही लाइन आ गया। दिव्यांशु ने तो इसका जीरोस का ना, वो जीरोस में जो ROS होता है, दिव्यांशु के आंसर में भी वही है। गाइस स्टार्ट बीइंग लिटिल बिट मोर मैच्योर। ये देखो, मैं दिव्यांशु के वैल्यू को अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मतलब जो उसने डाला हुआ है, ठीक है, देख रहे हो, ये मैंने सर्च किया है और ये डिट्टो यहाँ पे दिख रहा है। तो दिव्यांशु एंड अंकित, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा मैच्योरली काम करो। मैंने पहले भी समझाया हुआ है, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, बिकॉज हम आपसे 4 कदम आगे हैं, ठीक है। दिव्यांशु ने पहले एक बार मैसेज भेजा और फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो उसे लगा कि उसका मैसेज मिस हो गया, तो उसने दोबारा उस मैसेज को भेजा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम उसी चीज का आंसर करो जो आपको पता है। जो नहीं पता वो ठीक है, नहीं पता, और नेट से या इंग्लिश में इस तरीके से लिख दोगे तो मैं एक्स्ट्रा नंबर तो दूंगा नहीं। मैं तो बस जानना चाहता हूं कि समझ में आया कि नहीं है। दिव्यांशु की तो आवाज भी नहीं निकलने वाली अब, क्या दिव्यांशु लीव कर गया होगा सेशन अभी तक तो वो। हाँ देखो, डर के मारे लीव कर गया वो, अब बोलेगा सर इंटरनेट का प्रॉब्लम था। खुद ब खुद लीव कर गया, मैंने रिमूव नहीं किया। हाँ अंकित, आपने अपना गलती एक्सेप्ट कर लिया चैट में, अच्छी बात है, बट वो गलती मैंने पकड़ा ना, खुद थोड़ी आके बोले हो कि सर मैंने गलती की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंकित इस क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग को देखोगे तो आपकी चोरी पकड़ी गई है। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। नाउ सो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई बिलीव आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। दिस रूट हैज टू डू सम, मतलब इस रूट का कहीं ना कहीं रिलेशन जीरो से ही है, ठीक है। रूट वर्ड हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज करते हैं और जीरो वर्ड हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं। रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वहां पे कहने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS करता है। जबकि पॉलिनोमियल के केस में हम क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन में x के जगह पे एक ऐसा नंबर डालते हैं जिसके कारण मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तरन कह रहा है कि सर रिकॉर्डिंग ऑफ है। नहीं तरन, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो, तो गाइज आई थिंक कल की क्लास में भी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, और इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये हमारे रूट्स थे, इसके ऊपर आपके पास कुछ पॉइंट्स थे कि इन द फिगर 2 and -2 are the roots of the quadratic equation x square minus 4 is equal to 0, ठीक है। और आपको फिर वही जो मैंने अभी 3 अलग अलग इक्वेशंस बना के दिखाए ना, 3 अलग अलग ग्राफ बना के दिखाए, तो ये कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जब उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। जस्ट 1 मिनट।
सो मैं कह रहा था कि if the graph of the quadratic polynomial cuts the x-axis at two distinct points, then it has real and distinct roots. तो अभी हमने जब एक केस देखा था ना जहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे थे, जैसे कि पिछले वाले की बात कर ली, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा था, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। वही जब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके घूम जा रहा है, वहां पे हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, जो मैंने अभी आपको x+2 का होल स्क्वायर वाला दिखाया था। और लास्टली जब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ना ही कट करता है और ना ही टच करता है, ग्राफ जो है ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही कट करता है, देन हम बोलते हैं कि इट हैज नो रियल रूट्स। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। जिसमें पिंकी पूछ रही थी कि सर ये टच ही नहीं कर रहा है, x²+4 वाला। ओके, फिर हम आए थे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, एंड आई थिंक यही पे मैंने क्लास को कल एंड किया था। तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स, राइट? मैंने बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स। अच्छा, इससे पहले एक बार लेट्स गो बैक टू आवर एनसीईआरटी ना, पहले एक बार एनसीईआरटी में आपके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैंने बुक को ओपन नहीं किया है। ठीक है, ऐसे भी मैंने होमवर्क मुश्किल से 10 मिनट का दिया था एंड इजी वाला पार्ट था, तो आई एम नॉट दैट कंसर्न। ओके, सो हियर इज द बुक। हियर इज एक्सरसाइज 4.1। टेल मी कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 सारे सॉल्व हो गए थे, बताइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 को खाली देख के नहीं, पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कोई दिक्कत यहां पे? दिव्यांशु, खुद से सॉल्व किए थे कि इंटरनेट का हेल्प लिया था एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए भी? कि तुम्हारा हालचाल देख के तो नहीं लगता है कि खुद से कियोगे सब, ट्रस्ट करना मुश्किल है। 1 का 7, ओके। कंगना देखो, 1 के 7 में क्या है कि ऐसे देखकर नेकेड आई से ऐसा लग रहा है कि x के ऊपर पावर 3 लग रहा है, राइट? ऐसा एक फील आ रहा है कि x के ऊपर पावर 3 लग रहा है, लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है? अब जैसे कि एलएचएस में क्या दिख रहा है, x+2 का होल क्यूब, तो x+2 का होल क्यूब क्या होगा? इट विल बी x³ प्लस 2 का क्यूब विच इज 8 plus 3a²b, that will be 6 into x² plus 3ab², तो b² is 2 का स्क्वायर 4, 4 3 is 12, तो यहां आ जाएगा 12x। और RHS को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 2x³। RHS को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 2x³ माइनस 2x, ठीक है? अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की कोशिश भी करोगे तो भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे LHS में 1 x³ है, RHS में 2 x³ है, तो डेफिनेटली x³ वाला टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। और अगर x³ वाला टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए? सबसे हाईएस्ट पावर आना चाहिए 2, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोल सकती थी? जब मान ले एग्जांपल के केस में यहां पे 2 नहीं था,
तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये वाला एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब कट जाता। तो इन दैट केस हमारे पास सबसे ज्यादा डिग्री वाला क्या दिख रहा है, पावर, सबसे ज्यादा पावर दिख रहा है 2। उस केस में आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 एक्स क्यूब है, तो अगर आप इसको आरएचएस में भेज भी देती हो तो भी 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या रहेगा, आपके पास यहाँ पे एक एक्स क्यूब बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, आप जैसे कि सेम चीज यहां देख सकते हो, यहां पे क्या है, अगर हम आरएचएस को एक्सपैंड करते हैं तो आरएचएस से क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि वहां से एक एक्स क्यूब वाला टर्म होगा और यहां पे भी ये एक्स क्यूब वाला टर्म है। तो दोनों जगह पे एक्स क्यूब है, दोनों जगह पे कोफिशिएंट भी सेम है इक्वेशंस के दोनों साइड में, तो वहां पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्योंकि क्यूबिक वाला तो टर्म ही कैंसिल हो गया ना, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बुलाएगा, सेवेंथ वाले में वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। एम आई क्लियर? ओके, एनीवन एल्स? क्वेश्चन नंबर 1 में फिर कोई दिक्कत? फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ represent the following situations in the form of a quadratic equations। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमको इक्वेशन बनाना है। I have a doubt in NCERT exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है आकाश, 2 का 2, 2 का 4 देखते हैं। गाइस अगेन इट्स वर्ड प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं आपको अपना वर्ड प्रॉब्लम स्किल्स को यहाँ पे फिर से ये मत सोचना कि वर्ड प्रॉब्लम्स 2 का चैप्टर 2 का छोड़ोगे, चैप्टर 3 का छोड़ोगे तो बच जाओगे। ट्रस्ट मी, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, सिचुएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम 2 का 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो लास्ट में 2 3 4 चारों ही तीनों ही करना है। ओके, देखिए गाइस इसका कोई पीडीएफ नहीं होगा, मैं इसको इसके ऊपर लिख रहा हूं, तो हो सके तो साथ ही में नोट कर लीजिएगा। जैसे सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो गाइस यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कंसेक्यूटिव है। अब यहाँ पे आप लोगों से गलती क्या क्या हो सकती है, आप अभी लीनियर से आए हो तो आपको डबल डबल चीज लिखने का आदत है, मतलब दो दो वेरिएबल्स रखने का आदत है। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होगा, यू विल हैव अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, तो आप लिखोगे लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर आपने छोटे वाले को x माना तो बड़ा वाला क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। अब अगर आप LHS में ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा x² + x इज इक्वल टू 306। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कांस्टेंट को हम RHS LHS में भेजेंगे क्योंकि हमारे राइट साइड में कुछ नहीं रहता स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। सो x² + x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सॉल्व। आकाश क्लियर है क्या? क्वेश्चन में दोनों का प्रोडक्ट दिया था। ठीक है, ग्रेट, यू वेलकम आकाश। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पे। अंकित थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages in years 3 years from now will be 360। तो कहने के लिए आप इसको ऐसे सोच सकते थे, मान लो कि आप यहाँ पे डबल इक्वेशन वाला फॉर्म यूज करना चाहते हैं, डबल वेरिएबल। तो आप मान लो कि रोहन का एज है x, रोहन का एज है x और उसकी मदर का एज है y। ठीक है, अब यहाँ पे रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पहला इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू
26 प्लस एक्स। सेकेंड क्या कह रहा है, 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद उन दोनों की जितनी उम्र होने वाली है, मतलब 3 साल बाद रोहन की जितनी उम्र होगी और उसकी मदर की जितनी उम्र होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा 360, 360। तो अभी अगर रोहन की एज को हमने x माना हुआ है, तो 3 साल बाद उसका एज हो जाएगा x प्लस 3। अभी अगर उसकी मदर की एज को हमने y अज्यूम किया हुआ है, तो 3 साल बाद उनका एज हो जाएगा y प्लस 3। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 कितना हो गया, 360 हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो वेरिएबल एक ही चाहिए। तो अब आपको क्या करना होगा, आप या तो इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो या फिर y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि हमने देखा y इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स है, तो आप y के जगह पे सब्सटीट्यूट कर देना। तो y के जगह पे सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 होगा और ये 26 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 360 होगा। तो फाइनली 26 प्लस एक्स प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एम आई क्लियर? अंकित समझ में आया? यस सर। हाँ, आते लास्ट वाले के ऊपर। लास्ट वाला इन सबसे ज्यादा मुश्किल वाला है, ठीक है। तो लास्ट वाले में कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर चल रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। तो अब देखिए गाइस, ये जो स्पीड है और ये जो टाइम है, जो 8 किलोमीटर कम हो जाता तो 3 घंटा ज्यादा लगता। ये सब एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सब एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बात करें। तो हमको यहाँ पे क्या मानना चाहिए, हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x। पहले जो स्पीड से जा रही थी गाड़ी उसको हमने मान लिया x, और पहले जितना टाइम लगता था लेट द यूजुअल टाइम, मतलब इस स्पीड के साथ पहले ट्रेन को जितना टाइम लगता था उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ये कवर करने में, उसको मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई कितना है, 480 होगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये x स्पीड से y टाइम लेने पे वो कितना कवर करता है, 480 किलोमीटर कवर करता है। ये मेरा हो जाएगा पहला इक्वेशन। फिर आते हैं दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, तो दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि जब आपने स्पीड को कम कर दिया, कितना से, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो उस टाइम पे आपको टाइम ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा, तो आपको 3 घंटे ज्यादा लग गए। तो अब यहाँ पे स्पीड कम हो गया, टाइम बढ़ गया। तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाने जाएंगे, पहले हमने स्पीड को माना हुआ है x, अब 8 कम हो गया तो अब वो हो जाएगा x माइनस 8। टाइम को मान लिए 3, टाइम को माने हुए हैं 3, पहले था, सॉरी टाइम कह रहे हैं 3 से बढ़ गया, पहले y था तो अब कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा y प्लस 3। तो अब हमारे पास नया स्पीड आ गया, हमारे पास नया टाइम आ गया, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी हम उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो वो कितना हुआ, वो हुआ 480। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप अगले स्टेप में अगर चाहो, अब जैसे LHS की बात करें, LHS में अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, LHS में अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा xy माइनस 8y। बहुत तरीके, आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो एक सिंगल वेरिएबल में, सबसे आसान तरीका होगा, आप मान लो यहां से x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू कितना आया, 480 बाई y आया, आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ निहारिका, एग्जैक्टली, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा और वो क्वाड्रेटिक भी बन जाएगा। So Pinky, Pinky, Ankit and Rashmi,
क्या ये चीज समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे गाइस। गाइस देखो, आप लोगों को अभी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रैक्टिस करने चाहिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करना आपका टेंशन नहीं होता है, हमेशा इक्वेशन बनाना आपका टेंशन होना चाहिए। तो मान लो आपने आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आपने उसको उठाया, उसके 30-40 क्वेश्चंस देखे, सॉल्व किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन को वेरीफाई कर लो। सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को वेरीफाई कर लो। सॉल्व इन द सेंस पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो। सॉल्व करना आपको आता है, इक्वेशन बनाने में बस आपको दिक्कत होगी। निहारिका प्रैक्टिस करो, कोई भी हार्ड मुश्किल इजी नहीं है। प्रैक्टिस जब आप ज्यादा कर लोगे वही चीज आपको इजी लगेगी। मैंने एज वाला हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला हो गया, इसका प्रॉपर वीडियो भेजा है आप लोगों को, उसको फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ, प्रॉब्लम विल गेट सॉर्टेड आउट। ठीक है, टोटल 3 वीडियोस बनाए, 8 टॉपिक्स को कवर किया है। वो 3 एक्स्ट्रा क्लासेस ही तो दिए थे मैंने, राइट, 4.5 आवर, 4.5 घंटे। चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सॉल्यूशन। यहाँ पे तो अब ये हम बात करेंगे आगे वाले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन एल्जेब्रिकली अगर देखें तो देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन को ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ये जो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैलकुलेट करते हो, यही फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकंड is completing the squares. And third is the quadratic formula. यही जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी मतलब ऐसा नहीं मुश्किल है, जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन करके वो समझते हैं। फैक्टराइजेशन जो अपन बचपन से करते आ रहे क्लास 7, 8, 9 में, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को ब्रेक करके जो करते वही है। ऐसा नहीं कि आप क्लास 10th में आ गए हो तो फैक्टराइजेशन को करने का कोई तरीका अलग हो गया है, सेम तरीका फॉलो करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो होता है ये सबसे इजीएस्ट होता है, ये तीनों में से सबसे इजीएस्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम इस पर डिस्कशन करते हैं। आगे बात करेंगे। निहारिका के सर ये वाला बहुत मजा आता है करने में, मिडिल टर्म वाला। देता हूं अभी 4-5 क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग एक्चुअली करते क्या। फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक्चुअली करते क्या। सो इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द लीनियर इक्वेशन। इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो क्वाड्रेटिक से हम उसको 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हैं और उसके बाद दोनों को इक्वल टू 0, ईच लीनियर फैक्टर को हम इक्वल टू 0 करके रूट्स की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन एजेंडा होता है। यहाँ पे एग्जांपल मतलब एक स्टेप यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि मान लो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, ax² + bx + c। तो कहने के लिए गाइस पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सब कुछ इक्वेशन के एक साइड पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ इक्वेशन के एलएचएस में है और कुछ इक्वेशन के आरएचएस में है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म bx एज mx एंड nx। आपको कहा जा रहा है कि bx को mx और nx में स्प्लिट करो, ब्रेक करो। इस तरीके से ब्रेक होना चाहिए कि m और n का जो सम होगा, m और n का जो सम होगा वो b के बराबर होगा, और m और n का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो ac के बराबर होगा। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखो तो ये कह रहा है कि आपका m + n शुड बी इक्वल टू b, और ये आपका कह रहा है m × n शुड बी इक्वल टू ac। ठीक है, m × n शुड बी इक्वल टू
AC। तो ये चीज को ध्यान रखिए। ओके, जब आप इस तरीके से स्प्लिट कर देते हो, उसके बाद हम कॉमन वगैरह लेकर, उसके बाद हम लोग कॉमन वगैरह लेकर ये दो लीनियर फैक्टर बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे x प्लस पी एंड x प्लस क्यू, वो कॉमन वगैरह लेके जो ब्रैकेट में आता है ना। तो मान लीजिए कि फाइनली आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करने के बाद आपको मिला x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम x प्लस पी को इक्वल टू 0 करते हैं और x प्लस क्यू को इक्वल टू 0 करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ वी हैव टू इक्वेट ईच फैक्टर टू 0। अब हमको हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे कि गाइस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दिया हुआ है। तो अब अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 की बात करें तो मेरा मिडिल टर्म है 2, मेरा मिडिल टर्म -2 है। अब मैं -2 को स्प्लिट करना चाहता हूँ यूजिंग 1 एंड -15। तो -15 का माइनस को थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, तो ये हुआ 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15। अब आप ही सोचो 3 और 5 के हेल्प से हम -2 कैसे लाएंगे, 3 और 5 के हेल्प से हम -2 कैसे लाएंगे, तो वो हो जाएगा 5 - 3। तो इसके बाद मैं अगला स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस या लेट से प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप यहाँ पे लेते हो कॉमन। जैसे कि इधर से कुछ कॉमन उठाते हो, यहाँ से कुछ कॉमन उठाते हो। तो जब हम ये कॉमन उठाएंगे तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आता है x प्लस 3। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं -5 कॉमन, तो ब्रैकेट में फिर से आता है x प्लस 3। तो उसी के बाद आपको ये मिलता है। जब हम x प्लस 3 हमको ब्रैकेट में दिख रहा है, तो कहने के लिए फिर हम x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस 5। हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस 5। तो अब आप क्या करते हो, अब यहीं पे इस x माइनस 5 को आप यहीं पे आप फिर उस x प्लस 3 पहला वाला ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हो और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हो। ठीक है, ये यहां पे आ गया और ये यहां पे आ गया। अब x प्लस 3 अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आ गया -3, और अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आ गया 5। तो फाइनली हमारे दो रूट्स क्या क्या निकल कर आए, एक आया -3 और एक आया 5। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो एक बार प्लीज पूछिए, जो भी डाउट आ रहा है क्लियर कर लो यहाँ पे। एनी क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन सा वाला स्टेप में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रहा है? थर्ड स्टेप से सर। थर्ड स्टेप कह रहा है कि जैसे ये देखो, हमारे पास जब ये क्वेश्चन आया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, हम क्या किए, हम -2x को स्प्लिट किए। आप उस वहां के स्टेप को देखोगे तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए इसको जो मैंने सॉल्व किया इसको देखो। हम जब क्या करेंगे, -2x को ब्रेक करेंगे। ये बताओ एक बार आयुष की -2x को जो हमने प्लस 3x माइनस 5x लिखा, ये समझ में आया आपको? यस सर। ये समझ में आया, ठीक है ग्रेट। फिर आप क्या करोगे, जब आप उसको स्प्लिट कर देते हो तो आप पहला दो टर्म में से कुछ कॉमन लो। पहला दो टर्म में से जितना कॉमन हो सकता है कॉमन उठाओ। तो x स्क्वायर और 3x में से आपको सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, x ही कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फिर क्या आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 3 आएगा। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जो आगे के दो टर्म्स है उसमें से भी हमें कुछ कॉमन उठाना है। बट अब हम कॉमन इस तरीके से उठाते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट में फिर से x प्लस 3 आए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक बार +5 कॉमन ले सकते हो या फिर आप -5 कॉमन ले सकते हो। आप क्या करो, -5 कॉमन लो, क्योंकि -5 कॉमन लेने से ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जा रहा है। और जब दोनों जगह पे x प्लस 3 दिख रहा है हमें, तो फिर हम कहने के लिए उस x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब आप x प्लस 3 यहाँ देखिए, यहाँ ब्लैक कलर से अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस 3 को जब कॉमन ले लिया गया तो अब क्या बचा, यहाँ से खाली x बचा और यहाँ से खाली -5 बचा। तो इसीलिए सेकेंड ब्रैकेट में हमको x माइनस 5 दिख रहा है। अब ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गया। मैथ्स में हम कहते हैं कि इफ m इंटू n, या यहाँ पे m इंटू n वर्ड नहीं यूज करके हम यूज करते हैं लेट्स से p और q। तो इफ p और q इज इक्वल टू 0,
अगर मैथ्स में कभी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है और हमको ये पता है कि पी और क्यू अलग अलग है, देन या तो p इक्वल टू 0 होता है या फिर q इक्वल टू 0 होता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यही हो सकता है कि या तो पहला वाला फैक्टर 0 हो या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 हो। अगर पहला वाला फैक्टर 0 है, इसका मतलब x प्लस 3 0 है, तो वहां से x का वैल्यू -3 निकल कर आएगा। और अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू वहां से 5 निकल कर आएगा। ठीक है आयुष? यस सर, हो गया सर। तो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। ओके, जल्दी जल्दी करोगे। So I'll give 10 questions and no, I'll give 4 questions and 10 minutes to solve. आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। आप चैट बॉक्स में एक ही मैसेज लिखोगे और चारों रूट्स एक बार में लिखोगे, ठीक है? चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन है और आपके पास 10 मिनट का टाइम है। दिव्यांजो सेकंड का तो सही लिखे हो।
यस सर। मैं कह रहा हूँ सेकंड का आपने जो आंसर भेजा है, सही लिखे हो। Agamya, tell me the answer in the chat box. निहारिका फर्स्ट वन जो चैट में लिखी हो गलत लिखी हो। आयुष आपने भी गलत लिखा है, चेक करो क्या गलती हो रहा है आप लोगों से। दिव्यांशु फर्स्ट वाला सही लिखे हो। अंकित उसको सॉल्व करके मेरे को वैल्यू बताओ। पिंकी फर्स्ट का आंसर सही है। रागिनी सॉल्व करके वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वहां से। फराज सही है। रश्मि, रोशनी, सुमित, सुरभि, तरन, युवराज, अगम्या, आकाश, आयुष। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। इट्स बिन 4 मिनट्स, 4 मिनट हो चुके हैं। सुमित वैल्यू में गलती है, चेक कीजिए। रागिनी वैल्यू सही है। पिंकी फोर्थ वाला सही लिखी हो। रोशनी गलत है, चेक करो। तरन पहला वाला सही है। आकाश पहला वाला सही है। पिंकी सेकंड का आंसर गलत है। अभी भी गलत है पिंकी। कंगना गलत है। नहीं सॉरी, सही है, सही है। सेकंड वाला सही है। अगम्या क्या आवाज जा रही है आपको? रेस्पॉन्ड इंस्टेंटली, यस और नो। अगम्या आवाज जा रही है? ओके, सो टेल मी द आंसर। यू हैव बीन अ स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, आई थिंक इतना तो फैक्टराइज करना तो आपको आता है। आयुष, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। तो जल्दी से एक आंसर भेजो फिर चैट बॉक्स में। सब 1 मिनट। राहुल, आपको आवाज जा रही है? यस सर। तो फिर आंसर भी भेजो यार। ये चीज आपने पहले किया हुआ है। लेट मी नो ना कहाँ पे फंस रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आंसर्स लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आप बताना कौन सा वाला आपसे नहीं हुआ, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट वाले का आंसर है -15 कॉमा -6। सेकेंड वाले का आंसर है 6 कॉमा -1, ठीक है? थर्ड वाले का आंसर है 3rd वाला तो आई थिंक लोगों से सॉल्व नहीं हुआ होगा।
थर्ड वाला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो ना, थर्ड वाला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। देख रहे हो युवराज, आई थिंक गलत ही की होगी क्योंकि थर्ड वाला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 4 और 3 कह रहे हो, लेकिन वो 4 इंटू 3 आपका 21 नहीं होता है ना। आपके मिडिल टर्म का कंडीशन क्या है, उन दोनों मिडिल टर्म को जोड़ोगे तो आपका बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए और सी के बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो हमारा सी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 21। अच्छा गाइस, एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। मान लो कि इधर 21 के जगह पे 12 है, अब हो जाएगा 21 के जगह पे 12 है। बताओ चैट बॉक्स में फिर क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दिव्यांशु गलत है, निहारिका गलत है। निहारिका, आपके जो दो मिडिल टर्म्स आए हैं आप उनको एक बार जोड़ो तो। अभी भी गलत है। अब आप उनका प्रोडक्ट करो, जो आपने नया बोला उसका प्रोडक्ट करो। पिंकी सही, अंकित सही, युवराज गलत है। हाँ नहीं सही, अब सही है। Okay, so I believe most of you are able to get the answer. It is 4,3. It is 4,3. ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, कौन सा वाला आप चाहते हो कि मैं करूं इसे। सुरभि, सिर्फ सुनने से मजा नहीं आता है, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगी फिर क्लास भी मत करो। क्वेश्चंस का रिस्पांस नहीं आएगा तो यू कैन लीव द क्लास, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे नहीं होगा। यस तरन, बताओ। सर जो 3 का वैल्यू सर पहले था उसको पुट करके सर एक बार करके दिखाते हैं। वो मिडिल टर्म से नहीं होगा तरन सर किसी और तरह के। हाँ, वो आगे हमारे पास दो और मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, फॉर्मूला मेथड है, वहां से हो जाएगा। बट वो मेथड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो एक बार हम वो मेथड को देख लेते हैं, फिर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको कंडीशन भी बता दूंगा कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वहां डिस्कस करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ हम क्यों नहीं कर पाए। हाँ युवराज बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 90। अब आपको प्रोसेस क्या बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है कि आपको 21 को ब्रेक करना है, लेकिन किसके हेल्प से ब्रेक करना है, तो आपको ब्रेक करना है 1 और 90, मतलब a और c का प्रोडक्ट लो। तो पहले a और c का प्रोडक्ट लोगे तो हो गया 90। तो आपको फिर क्या करना होता है, आपको साइड में 90 को फैक्टराइज करना है। अब 90 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा पहले 2, फिर 45, फिर 3, 15, फिर से 3 और ये आ गया 5। अब आपको इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन पिक करना है ताकि 90 के फैक्टर्स में से 2 फैक्टर निकालना है जिनको मल्टीप्लाई करके 90 बने और जिनको ऐड करके 21 बने। तो अब सब अपना अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहोगे। जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे 2 को एक रखा, 2 को एक फैक्टर रखा और इसको एक फैक्टर बनाया, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो एक फैक्टर 45 बनाया, एक फैक्टर 2 बनाया, तो 45 माइनस 15 15 और 90 6 माइनस 15 और 6 एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे वो हो जाएगा -15। आप आंसर बता रहे हो, वो बाद में आएगा, पहले आपको यहाँ देखोगे तो ये 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नंबर्स को जोड़ रहा हूँ, मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक फैक्टर क्या आया, एक फैक्टर आया 6 और दूसरा फैक्टर क्या आया 15। अब इस फैक्टर की खासियत क्या है, तो इस फैक्टर की खासियत यह है कि 6 × 15 ये हो रहा है 90 के बराबर, एंड
6 प्लस 15 ये हो रहा है 21 के बराबर। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट भी मेरा सेटिस्फाई हो गया और मेरा एडिशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे अब आप क्या करोगे, 21x को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 15x प्लस 6x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। फिर आपको मैंने क्या बताया हुआ, पहला दो टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए जितना हो सके। तो x ही कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आया x प्लस 15। अब यहाँ पे भी कॉमन लो, तो यहाँ पे आपको 6 कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में फिर से आएगा x प्लस 15। तो अब x प्लस 15 जो है दोनों जगह पे दिख रहा है, दोनों जगह ब्रैकेट में दिख रहा है। तो अब हम उस x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब वही फंडा कि या तो पहला वाला 0 होगा, पहला वाला 0 होने के लिए x को x प्लस 15 0 मतलब x का वैल्यू माइनस 15 आएगा, और दूसरा वाला 0 दूसरा फैक्टर 0 होने के लिए x प्लस 6 को 0 होना पड़ेगा, तो वहां से x का वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा। एम आई क्लियर? और किसी को किसी में दिक्कत? फोर्थ वाला सॉल्व नहीं हो रहा आकाश, करते हैं अभी फोर्थ वाला करते हैं। Number 4. हाँ 4 वाला करते हैं अभी। नंबर ओके तो अब फोर्थ वाले में इट इज 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। एक चीज तो आई बिलीव सबने ऑब्जर्व किया होगा कि फोर्थ वाले में सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल्स है कि नहीं? इतना तो ऑब्जर्व किए होगे आप सब कोई। तो आपको जब भी ऐसा केस मिलेगा ना जहां पे कॉमन निकल रहा है, आप वहां पे कॉमन निकालकर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे कि अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर आप अगले स्टेप पे 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करना, आपको दोनों के रूट सेम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने एक इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो उससे मेरे रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब वही सेम फंडा यार, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 6 है, 6 को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 and 3। हाँ सर सुमित, हाँ दिव्यांशु बोलो। सर वो ब्रैकेट वाला के बाहर वाला 5 का क्या होगा सर? क्या होगा? बहुत ब्रैकेट बड़ा, के बाहर वाला 5 का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इतना अच्छा स्टार्टिंग में आंसर्स भेजे थे जीरोस और पॉलिनोमियल के, इतना अच्छा लैंग्वेज में, और उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो हैं। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और अब 6 के फैक्टर्स को देखें तो 2 और 3 आ रहा है। अब यार क्या है कि फैक्टर्स हम लोग को इस तरीके से चूज करना होता है कि उन दोनों का सम 5 निकल कर आए। ठीक है, दोनों का सम 5 निकल कर आए, तो ये बड़ा सा सिंपल था, 2 + 3 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दो सिनेरियोस पॉसिबल है। अब कोई इसको ऐसे शुरू किया, अब वो यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ उसके पास ब्रैकेट में x + 2 आया, फिर अब वो यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश कर रहा है, उसने कॉमन लिया 3, अब ब्रैकेट में आ रहा है x - 2। अब वो वहां पे फंस गया। कैसे फंस गया? एक जगह x + 2 है, एक जगह x - 2 आया। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने अपना मिडिल टर्म गलत लिखा हुआ है, आपने अपना मिडिल टर्म गलत लिखा हुआ है। और कैसे वेरीफाई कर सकते हो? हमको इवन इस स्टेप पे भी आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या तरीका है पहचानने का? कौन बताना चाहेगा? कोई भी अनम्यूट करके बताए, क्या गलती, क्यों गलती कैसे हो गई? कोई भी अनम्यूट करके बताए, एनीवन फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी। सर हाँ सर वो जो आपने ब्रैकेट के अंदर x + 2 लिखा है, हाँ तो सर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो दोनों सेम होने चाहिए, तब वो सही होगा। ठीक है, मान लो कि मैं ये लिखा ही नहीं, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अभी बताओ मेरे से गलती क्या हुई है? क्या मैंने मिडिल टर्म सही से किया है? नो सर। ऑब्वियसली मिडिल टर्म सही से नहीं किया है, लेकिन कैसे पता चलेगा? सर सर क्योंकि 3x और 3x हम्म
क्योंकि ये अगर तो सर उनको पहले इंटू लिख करेंगे तो दीजिए। हमारा इंटू करेंगे एग्जैक्टली बोलो सही जा इंटू रही है। करेंगे तो वो हमारा निगेटिव में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई। वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसका जो स्टेप 2 है वो क्या कहता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म bx एज mx प्लस nx सच दैट m और n का सम b के बराबर है और m इंटू n का प्रोडक्ट ac के बराबर है। तो अगर मैं एक बार इस क्वेश्चन पे आ जाऊं तो मेरा यहाँ पे अगर आप AC का प्रोडक्ट देख रहे हो तो AC का प्रोडक्ट एक्चुअली में +6 नहीं है, -6 है। जबकि अभी जो मैंने उसको दो मिडिल टर्म में ब्रेक किया है m और n में, तो कहीं ना कहीं मैंने m को लिया है 2 और n को लिया है 3। तो mn कितना हो रहा है, mn हो रहा है 6, लेकिन AC कितना है, -6 है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको कुछ और फैक्टर्स के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स के बारे में सोचना है। तो और क्या पॉसिबिलिटीज है, अब देखो कि ये 5 जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 6 को, अब सॉरी हम फैक्टराइज कर रहे थे 6 को, और 5 जो है वो 6 से 1 कम है, 5 जो है 6 से 1 कम है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स के अलग अलग तरीके लिखने के सोचे गाइस, तो 6 को जैसे कि 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से 6 को 6 into 1 भी तो लिखा जा सकता है, 6 को 6 into 1 भी लिखा जा सकता है, राइट? एग्जैक्टली, वेरी गुड। निहारिका, कंगना दोनों ने चैट में सही से आंसर किया हुआ। सो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, क्योंकि 6 एक फैक्टर लिया है 6, मतलब एक मिडिल टर्म है 6 और एक लिया है -1, तो 6 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 1 का वैल्यू 5 हो गया, और 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू -1 मेरा -6 भी हो रहा है, तो मेरा AC के बराबर भी आ गया। फिर इसके बाद पहले दो टर्म्स में कॉमन, तो पहले दो में कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x + 6, फिर आगे में -1 कॉमन, फिर से ब्रैकेट में आएगा x + 6। अब दोनों में x + 6 दिख गया तो मन में शांति हो जाना चाहिए कि सही जा रहे हो, x + 6 को कॉमन लिया तो अब ब्रैकेट में आएगा x - 1। अब दोनों चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ये तभी हो सकता है जब या तो पहला वाला वैल्यू 0 हो, मतलब x का वैल्यू -6, या फिर दूसरा वाला वैल्यू 0 हो, मतलब x का वैल्यू 1। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को समझ में आ गया अब ये? रोशनी, अगर आप वहां पे -2 लेती तो 3 - 2 आपका 1 होता, 3 - 2 आपका 1 होता, 5 नहीं आता। युवराज, बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए ये थॉट प्रोसेस रखो। बाकी लोग कहीं पे दिक्कत है? आकाश, क्या अब ये प्रोसेस क्लियर है? आकाश, कोई दिक्कत यहाँ पे? डन गाइस, आप में से किसी को दिक्कत है यहाँ पे और किसी क्वेश्चन में? समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिगोनोमेट्री जून से पहले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के बाद एपी भी कर ले, क्वाड्रेटिक के बाद एपी भी कर ले। तरन, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? अच्छा, तरन ने एक दिया है 2a² - 2 √2a + 1। तरन, उसकी वैल्यू ऐसे ही बता देता हूं ना, that is a perfect square, no, sorry, not a perfect square. तो तरन उसका वैल्यू हो जाएगा -1 बाई -1 कह रहा हूं, +1/√2 + 1/√2। ठीक है, नहीं कल कोई क्लास नहीं है। कंगना, सेकंड वाले में भी तो 2 के फैक्टर्स हैं। हाँ हाँ, कॉमन लेके कर सकते हो, कॉमन लेके उसको हटा सकते हो।
निहारिका कल क्लास नहीं, कल का टेस्ट के बारे में मैसेज होगा, वो टेस्ट का टाइमिंग्स को लेकर। क्या एनटीएससी का क्लास? एनटीएससी का क्लास तो मुझे ही लेना है मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, वो दैट आई विल लुक इनटू लेटर। एनीवेज ओके सो गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्या ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? टेल मी, गिव मी अ कंफर्मेशन। एक बार जल्दी से यस पे क्लिक करो, क्लिक ऑन यस if it is clear, so that I can move forward. युवराज, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था पहले से ही। टेस्ट वाज ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। राहुल, रश्मि, कोई डाउट है यहाँ पे? सुरभि, सुरभि मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बस सो रहे हो। लेट मी रिमूव यू, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगली बार से थोड़ा एक्टिव रहना, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नहीं, कहूत पे नहीं होगा टेस्ट, कहूत पे टेस्ट नहीं होगा वो। चलिए, कितना टाइम बचा हुआ है गाइस? सो वी हैव 14 मिनट बाकी है। तो ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आज स्किप करूंगा, क्योंकि ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो मैं अभी ना इजी वाले पे चलता हूँ, तीसरे मेथड पे। अगली क्लास में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करने पे फिर एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर आप एक एग्जाम्पल करोगे, तब जाके फायदा होगा। तो ये 30 मिनट्स आराम से ले लेगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। टुडे नो कहो दिव्यांशु। हाँ, एक लिंक दिया जाएगा आपको। देखो टेस्ट कैसे होगा, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा गूगल फॉर्म का। आप उस लिंक को खोलोगे, स्टार्टिंग में आपको आपका नाम, बेसिक कुछ 1-2 डिटेल्स होंगे, उन डिटेल्स को फिल करोगे। फिर नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा और उसके साथ ऑप्शंस दिखेंगे, और फिर नीचे आपके पास क्लिक करने का ऑप्शन होगा, ऑप्शन A, B, C, D। आप वहां पे सही ऑप्शन को मार्क कीजिएगा, और बस टेस्ट के टाइम पे ऑनेस्टली जितना होता है खुद से कीजिएगा। आज जैसे आप लोगों ने एक बेसिक जीरोस और पॉलिनोमियल क्या होता है उसके लिए इंटरनेट का हेल्प लिया था, उस चीज की गलती मत करना। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, 1 महीने बाद हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे। तो अभी आपने मान लो ताबड़तोड़ नंबर लेकर आ गए, और वही ऑफलाइन में टेस्ट हुआ और वो ताबड़तोड़ की जगह पे आपका कमर तोड़ नंबर आ गया तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा रखो, पढ़ो अच्छे से टेस्ट के लिए, जितना होता है करो, और टेस्ट को ऑनेस्टली दो। आपको खुद का लेवल पता चलेगा, क्योंकि इट इज अ सिंपल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि उस टेस्ट के बेसिस पे आपका जीना मरना डिसाइडेड है। पहला टेस्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप ऑनेस्टली से दो, ठीक है? और याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम से आप किसी तरीके की चीटिंग नहीं कर पाओगे। तो अभी आप ज्यादा नंबर ले आओगे तो ऐसा, और आपको भी पता होगा कि अगर आप चीटिंग करके लाए तो फिर वो किसी के लिए भी अच्छी बात है नहीं, ठीक है? जितना मैंने जिस लेवल पे पढ़ा है उसी लेवल पे होगा, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इन जनरल द पेपर विल बी इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं होने वाला, ठीक है? युवराज, आप बाकियों का छोड़ो, खुद ऑनेस्टली देना, यही फंडा होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो लेट्स यूज द लास्ट 10 मिनट्स प्रॉपर्ली। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, हमने बात किया था कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व a quadratic equation. First one is the factorization method, जिसके ऊपर डिस्कशन हो गया. Second is completing the squares, which we are going to do in the next class. And the last method is the quadratic formula method. ये quadratic formula method कहता है कि आपके पास कोई भी quadratic equation है, उस equation में से ABC की वैल्यू निकाल लीजिए, उस equation में से ABC की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको इसमें पुट कर दीजिए. इसमें पुट करोगे तो आपको यहाँ से रूट्स मिल जाएगा, प्लेन एंड सिंपल. ये सबसे आसान तरीका है, इसीलिए मैं बता रहा था. तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट द वैल्यूज ऑफ ABC
in the quadratic formula. This is your quadratic formula guys, ठीक है? This is your quadratic formula. Okay? मैं आपको ये एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ. मान लो, बताओ पिछले वाले में से कौन सा एग्जाम्पल में समझाऊं, कौन सा वाला? सर 4 ठीक है, 4 हो गया. 5x², अगेन 5 कॉमन ले लेते हैं ना, 5 हटा देते हैं, या 5 चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. 5x² + 25x - 30. सुमित, मैं कह रहा हूं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, वो बेसिकली है -b ± √b² - 4ac/2 है. तरन, आपका भी जो क्वेश्चन है आप उसमें abc की वैल्यूज यहाँ पुट करो, आपको मिल जाएगा. आपको क्या करना है, यहाँ पे abc की वैल्यूज डालनी है. abc की वैल्यूज डालकर सिंप्लीफाई करना. आपको जो दो वैल्यूज निकल कर आएंगी वहां से, वही आपके दो रूट्स होंगे. ठीक है, वही आपके दो रूट्स होंगे. जैसे कि अभी यहाँ पे आया है क्वेश्चन 5x² + 25x - 30 = 0. अब अगर आप यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 25, लेकिन c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है -30. हम यहाँ पे c का वैल्यू 30 नहीं बोलेंगे, अगर माइनस दिख रहा है तो माइनस को कंसिडर करना है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सो द फॉर्मूला इज x is equal to -b ± √b² - 4ac/2a. ठीक है, नाउ -b जो है, अगर हम यहाँ पे अब वैल्यूज रखना शुरू करें तो b 25 था तो -b मेरा -25 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², तो दैट इज 25 का स्क्वायर -4 × 5 × -30 होल डिवाइडेड बाई 2 × 5. तो अब ये कितना हो गया? -25. अच्छा, रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 का स्क्वायर तो 625 हो गया. अंकित, b पॉजिटिव था लेकिन फॉर्मूला में -b लिखा हुआ है. फॉर्मूला कह रहा है कि b जो भी है उसके आगे माइनस लगाइए. तो b 25 था तो उसके आगे माइनस लगा है तो -25 हुआ. अगर b -25 होता, आप उसके आगे माइनस लगाते तब वो +25 बन जाता. ठीक है, नहीं हारिका, नहीं होगा कैंसिल. जैसे कि अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर अभी पहले देख लेता हूं ना. सो 25² इज 625. ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया. 4 5 20, 20 × 30 600. तो 625 में से 600 को माइनस किया तो कितना आया? 25 आएगा रूट के अंदर. अब आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में अपनी दिल की बात को सुनकर -25 और ये √25 को 0 मत कर देना. -25 अलग है, रूट के अंदर है भाई वो 25. ठीक है, थोड़ी सी उसको वैल्यू दो. तो √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5, राइट. अच्छा, अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? आपको दो बार केस लेना है. एक केस लोगे आप प्लस वाला, एक केस लोगे आप माइनस वाला. तो जब आप यहाँ पे माइनस वाला केस लेते हो, लेट्स से, तो दैट विल बी -25 -5/10. और जब प्लस वाला केस लेंगे तो -25 + 5/10. ठीक है, तो ये -30/10 कितना हो गया? दिस इज -3. और यहाँ पे -20/10 कितना हो गया? यू गेट -2. लेट मी चेक एक बार, मैंने सारा प्रोसेस सही किया है क्या? आई थिंक मैंने कुछ गलती की है कहीं पे.
प्लस माइनस एक्चुअली दो वैल्यूज के लिए लिखा गया है, एक बार प्लस लेकर करोगे तो एक रूट आता है, एक बार माइनस लेकर करोगे तो अगला रूट आता है, ठीक है। प्लस माइनस बेसिकली एक बार प्लस लेकर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना और एक बार माइनस लेकर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके तो मेरे को अपनी गलती पता चल गई है, ये जो चैट में मैंने किसी का देख लिया था तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया था, एक्चुअली में रूट के अंदर कितना हो रहा है, तो 625 प्लस 600 हो रहा है, तो दैट इज 1225 और 1225 जो है वो 35 का स्क्वायर होता है यार, ये देखो 35 इंटू 35, 5 5 25, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 2 32, फिर आया 3 कैरी, 3 6 9, 9 प्लस 3 12, तो 1225 35 का स्क्वायर होता है। तो एक बार वही माइनस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे। अब -25 -35 हो गया -60, -60 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -6 और यहाँ पे -25 प्लस 35 हो गया +10 डिवाइडेड बाई 10 आपको कितना मिलेगा 1। तो फाइनली हमारे पास दो रूट्स जो आए हैं वो रूट्स कौन से हैं, एक आया है -6 और एक आया है +1 और यही हमारा तब भी आया था, यही हमारा तब भी आया था। दिव्यांशु आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इंटरनेट का हेल्प ले लोगे आप, राइट? दो आंसर्स, हमेशा दो आंसर्स आएंगे गाइस, बिकॉज मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है ना, मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है, इसीलिए हमेशा आपको एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करना है। व्हाट इज द प्रोसेस, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग मिस आउट करके ध्यान से सुने। तो द प्रोसेस सेज कि आपके पास जो भी इक्वेशन आया है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आप उसमें से एबीसी की वैल्यू निकालिए और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एबीसी की वैल्यू को पुट कीजिए। पुट करके पहले रूट वाला चीज को सिंप्लीफाई कर लेना, रूट कैलकुलेट कर लेना, कभी कभार रूट से बाहर भी नहीं आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब इस पॉइंट पे आ गए हो, अब आपको क्या करना है, एक बार इसमें प्लस का केस लेना है, एक बार माइनस का केस लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार हमने क्या किया, बीच में माइनस लेके सॉल्व किया, तो -25 -35/10, और एक बार हमने बीच में प्लस लेकर सॉल्व किया है, तो -25 + 35/10। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, वही आपके आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करोगे क्या, जल्दी से एक क्वेश्चन आप करोगे इसी तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कैसे ये काम करता है। तो मान लो कि मैं वही क्वेश्चन देता हूं जो हमने तब डिस्कस किया था, x² + 21x + 90। चलिए तो एक बार इसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा इसे एक बार। फॉर्मूला एक बार दिखा दूं,
गलत आ रहा है अंकित, थोड़ा ढंग से सॉल्व करो। जब आपको ऑलरेडी आप सोचो तो सबसे पहले गुस्सा क्यों आया मेरे को? सेम क्वेश्चन मैं पहले ही दे चुका हूँ, x स्क्वायर प्लस 21 x प्लस 90, तो इसका आंसर भी आई थिंक लोगों को याद होना चाहिए। अगेन रिपीट करो, इंप्रेशन बनाने पे कोई ना जाए, सही तरीके से आंसर निकालने पे फोकस करो, इंप्रेशन खुद ब खुद बन जाएगा। जितने लोगों से हो जाएगा चैट में एक बार डन लिख दीजिएगा। Great. So let's quickly do it. 17 मैसेजेस आए हैं। माइनस बी विल बी माइनस 21 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर विल बी 21 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी whole divided by 2 into 1 basically. Now if I simplify this, I'll get a minus 21 plus minus root under 21 का स्क्वायर इज 441 और यहाँ पे 360 है, तो 441 में से 360 माइनस करोगे तो 81 आएगा, तो 81 का रूट हो गया 9, तो बेसिकली आ गया माइनस 21 प्लस माइनस 9 बाई, अच्छा 21 नहीं है गाइस, दिस इज 2, नीचे 2 है। तो फाइनली अगर हम वैल्यूज की बात करें तो एक वैल्यू हो जाएगा माइनस 21 प्लस 9 बाई 2, तो हो गया आपका कितना 13 12, सो माइनस 12 बाई 2 हो गया आपका माइनस 6, और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस 21 माइनस 9 बाई 2, तो कितना हो गया माइनस 30 बाई 2, माइनस 30 बाई 2 हो गया आपका माइनस 50। तो फाइनली दिस इज 1 0 एंड दिस इज 1 रूट, दिस इज द अदर रूट। So I believe सबको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो, सो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा। कौन से क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं अवंती के मॉड्यूल से और एनसीईआरटी से, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है। बाय सर। बाय, टेक केयर, कल के टेस्ट के लिए अपनी पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, बाय सर। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।